बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशन। बेटे, उससे पहले हमें थोड़ी कुछ प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं प्लेन वेव्स क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अंदर ऐसी वेव्स जो कि किसी एक एक्स वाई जेड या कोई और डायरेक्शन के पैरेलल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रही होती हैं, ऐसी वेव्स का नाम है प्लेन वेव्स। तो हम यूं कह सकते हैं इन फिजिक्स अ प्लेन वेव इज अ स्पेशल केस ऑफ वेव और फील्ड whose value is constant over all plane that is perpendicular to fixed direction in space. हम कुछ यूं भी कह सकते हैं a plane wave is a constant frequency wave whose wavefronts are infinite parallel planes of constant peak to peak amplitude normal to the phase velocity vector. जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास से एक वेव है, उसके वेव फ्रंट्स यानी उसके प्लेन्स दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारी वेव है उसके जो प्लेन्स हैं वो हैं वाई जेड प्लेन में, और वो परपेंडिकुलर है एक्स डायरेक्शन में, यानी वेव हमारी ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। और इस वेव के जो प्लेन्स हैं उन प्लेन्स पर हमारी वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो यानी हम यूं समझ सकते हैं कि प्लेन वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है और वो परपेंडिकुलर टू सम रेफरेंस डायरेक्शन मूव करती हैं। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव्स। मोनोक्रोमैटिक मींस मोनो मींस सिंगल एंड क्रोमा मींस कलर। हम यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक को यूं डिफाइन करते हैं, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी से सिंगल हो या जिनकी वेवलेंथ सिंगल हो। सिंगल मींस एक ही फ्रीक्वेंसी उनके वो करेक्टराइज करते हो। तो हम यूं कह सकते हैं मोनोक्रोमैटिक वेव्स रेफर टू अ वेव विद सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी वेव जब तक वो ट्रेवल करती रहे उस वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज ना हो तो वो हमारे पास मोनोक्रोमैटिक वेव कहलाती है। तो अगर हम दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके पढ़ें, मोनोक्रोमैटिक और प्लेन वेव्स को, प्लेन वेव्स क्या थी? ऐसी वेव्स जो कि प्लेन्स की फॉर्म में किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं और उन वेव्स की इंटेंसिटी या उन वेव्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। और मोनोक्रोमैटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ड्यूरिंग देयर प्रोपेगेशन। तो बेटे अगर हम दोनों वेव्स को कंबाइन करके मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव का कॉन्सेप्ट लेके आए तो मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव ऐसी वेव होगी जिसके अंदर हमारे तमाम जो प्लेन्स या हमारे तमाम वेव फ्रंट्स होंगे वो वेव फ्रंट्स किसी एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, और उन वेव फ्रंट्स की इंटेंसिटी और उन वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये तमाम टर्म्स कांस्टेंट रहा करेंगी। तो हम यूं कह सकते हैं मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव्स आर वेव्स इन विच ऑल द फील्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी वेव्स जिनके अंदर तमाम प्लेन्स के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ऐसी वेव्स को मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव का नाम दिया गया है। सपोज ये नीचे देख सकते हैं आप लोग, हमने ये नेट से डायग्राम उठाई है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं बेटा कि सपोज ये देखिए हमारी वेव है जो कि जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, और जो इसके ये वेव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट लिया गया है। इसमें इस वेव का ये जो क्रस्ट आपको शो हो रहा है, इस क्रस्ट के अंदर ये डिफरेंट कलर के आपको एरोज नजर आ रहे हैं, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन वगैरह। ये एरोज एक्चुअली डिफरेंट टाइम पर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तमाम के तमाम अब इन एरोज के पर हम जो इनके क्रॉसपॉन्डिंगली ऊपर प्लेन्स बना के दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं
कि हमारी वेव जो ट्रेवल जेड डायरेक्शन में कर रही है और जो हमारी वेव के प्लेन्स हैं वो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी वेव जो जो कि ट्रैवल कर रही हो किसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन, जिस या यूं कह ले सकते हैं, ऐसी वेव जिसके प्लेन्स परपेंडिकुलर टू सम रेफरेंस डायरेक्शन, यानी जिसको हम अक्सर जेड डायरेक्शन कहते हैं, तो जेड डायरेक्शन या कोई भी रेफरेंस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमारी वेव के प्लेन्स आ रहे हों और इन प्लेन्स के अंदर एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हमारी वेव की सेम हो, तो हम ऐसी वेव को प्लेन वेव इक्वेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इतनी डिटेल से इस इलेक्ट्रो प्लेन वेव्स को या मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं। बेटे, हम लोग बेसिक्स का जानते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमें पता लगा पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन के अंदर ये प्रूफ मिलता है कि हमारी लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको कहा जाता है, वो हमारी ट्रांसवर्स नेचर की हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव हमारे मीडियम के पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर हो। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायग्राम ली है। इस डायग्राम के अंदर हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास दो कर्व किस्म की वेव्स नजर आ रही हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। ये जो रेड कलर की वेव्स हैं हमारे पास, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, साइनोसाइडल वेव। और इसी तरह हमारे पास ब्लू कलर की वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। और मजे की बात ये है कि लाइट ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि लाइट इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। तो हम कह सकते हैं, देखिए हमारी लाइट जो है वो खुद ट्रांसवर्स नेचर रखती है, और लाइट की प्रोपेगेशन, लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनी है, लाइट की प्रोपेगेशन भी लाइट के दोनों कंपोनेंट्स यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर होती है। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज एक्स वाई प्लेन के अंदर है, या और मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसी दूसरे प्लेन के अंदर मौजूद है, तो हमारी हमारी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स हमारे जेड डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर होंगे। तो जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है ऊपर, कि प्लेन वेव के अंदर प्लेन्स मौजूद होते हैं और वो प्लेन्स किसी एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। तो यही लाइट भी हमारे पास ऐसी ही वेव नेचर शो कर रही है कि लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो कि ये ब्लू लाइन और एरो से सॉरी ब्लैक लाइन और एरो से रिप्रेजेंट की गई है। तो बेटे इसमें देखें, लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जिनको हम प्लेन्स ले सकते हैं, पहले प्लेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी तरह प्लेन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लिया जा सकता है। तो हम आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे, बाद में इसको को रिलेट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन्स हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो मीन्स हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि लाइट को हम लोग प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव के तौर पर ले सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? इससे हमारे पास जो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। आइए देखते हैं वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है इस बार। तो बेटे, हम लोगों ने सपोज कर लिया कि हमारी जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बनी हुई है, और ये फील्ड्स प्लेन्स की फॉर्म में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मूव कर रहे हैं। सपोज हमारे पास जो वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो हमने पहले पढ़ रखी है, वो ये थी डेल स्क्वायर ई माइनस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर माइनस जी म्यू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अंदर मैं जो पैरामीटर्स यूज कर रहा हूँ, या ये जो पैरामीटर्स लिखे हैं, मैं इनको जरा इंट्रोड्यूस करवा दूं। डेल स्क्वायर बेटे लैप्लाशियन ऑपरेटर है,
ई जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एप्सिलॉन यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में से हमारी लाइट वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करेगा, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू जिस मीडियम में से वेव प्रोपेगेट कर रही है उस मीडियम की परमिएबिलिटी है, और जी यहाँ पर कंडक्टिविटी, आप इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बेटे, ये थी हमारे पास वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह की बिल्कुल हमारे पास सिमिलर रिजेम्बलेंस रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव इक्वेशन थी। तो हम जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सॉल्व करते हैं, बाद में हम मैग्नेटिक फील्ड पे बात करेंगे। तो बेटे, हमारी इस इक्वेशन के अंदर हमारा सॉल्यूशन तब तक नहीं आ सकता जब तक हमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ना पता हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेशल पार्ट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस पर भी डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पर भी डिपेंड करता है। हम इस तरह करते हैं कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं। वो यूं लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट्स यूं बन गए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन स्पेस एज वेल एज टाइम। हम मोस्टली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी ये देख चुके हैं कि जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट होता है हमारे वेव फंक्शन का, वो कुछ इस तरह का होता है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पर किसके है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को है, और आयोटा हमारे पास इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास बेटे ये इक्वेशन बता रही है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट्स हैं, एक उसका स्पेशल पार्ट है और दूसरा उसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। अच्छा, हम लोग थ्री डायमेंशंस में की बजाय अपनी इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए वन डायमेंशन की बात करते हैं। तो हम आर की बजाय हम वन डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, और अपनी आसानी के लिए मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, जेड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट ट्रेवल कर रही है। अगर हम बेटे जेड डायरेक्शन को सपोज कर लें कि ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट या इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो ये अबव इक्वेशन की में तो आर की जगह हम लोग जेड एक्सिस को पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई जेड ऑफ जेड एंड टी इक्वल्स टू ई ऑफ जेड इंटू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा टी। यानी हमारे पास ई ऑफ जेड जो है वो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग जेड एक्सिस, and also electric field depends upon the time uh, temporal part. नेक्स्ट बेटे, अब जरा देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आसान नहीं जितना हम सोच सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट्स हैं, एक उसका रियल पार्ट है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग्स लेना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कैसे प्रोपेगेट करता है, उसके लिए हमें जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल पार्ट कंसीडर करना पड़ता है। तो आइए हम लोग अब से इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट रियल पार्ट लेंगे और यहाँ आर लिख देंगे उसकी वैल्यूज के लिए। यहाँ आर बताता जाऊँ, यहाँ आर का मतलब स्पेस नहीं है, यहाँ आर से मुराद है रियल पार्ट है। तो बेटे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो अबव इक्वेशन आई थी, उस अबव इक्वेशन को, हाँ, ये जिसे हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 जो कि वेव इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो कि क्या थी, डेल स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी वही माइनस म्यू जी पार्शियल ओवर पार्शियल टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी। आई एम सॉरी, यहाँ पर जीरो नहीं आना था, ये इक्वल्स टू पहले आ चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि ये यहाँ पर ये जीरो इक्वल्स टू को खत्म करके यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए, फिर ये इक्वल्स टू आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट देखिए, हम लोग अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ही वैल्यू पुट की, अब यहाँ पर दो तरह के डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं। डेल मीन स्पेस, स्पेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपको ने डेरिवेटिव लेना है, और पार्शियल बाय पार्शियल टी मीन्स आपने टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। बेटे, जब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अबव इक्वेशन, यानी जो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी फर्स्ट टर्म में ये डेल स्क्वायर ऑफ ई नजर आ रहा है, यानी हमारा
हमारा डेल स्क्वायर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेशल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। तो जब हमें स्पेशल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा तो बेटे उस हमारा स्पेशल डेरिवेटिव ये जो टेम्पोरल पार्ट है इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। या यूं कह लीजिए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी ये कांस्टेंट होगा और ये डेल से पहले लिखा जा सकता है। ये देखिए हमारे पास नई इक्वेशन के अंदर हमने ऐसा लिख दिया नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। अच्छा बेटे आगे हमारे पास आ रहा था डबल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक डबल टेम्पोरल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें अब सिर्फ टाइम विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, इस बार हमारे पास ये जो स्पेशल पार्ट है ई ऑफ आर इस ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी से पहले लिखा जाएगा। हाँ अब हमारा डेरिवेटिव जस्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी का लिया जाएगा और आप ये जानते हैं एक्सपोनेंशियल्स के डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं। एक्स फर्स्ट टाइम एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिखा जाएगा और उसके बाद उसके जो एंगल है उस एंगल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये क्योंकि डबल डेरिवेटिव है लिहाजा एंगल का ये डेरिवेटिव माइनस आयोटा ओमेगा 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो कि थर्ड पार्ट द थर्ड टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन जो कि लॉन्ग राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड आखिरी पार्ट है, उसमें भी हमें सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम अप्लाई करना है। लिहाजा उसमें भी ई ऑफ आर यानी जो रियल जो स्पेशल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होने की वजह से टाइम टेम्पोरल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और इक्वेशन हमारी यूं बन जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर बेटे ये जो सेकंड टर्म नजर आ रही है इस सेकंड टर्म में से माइनस माइनस गोज टू प्लस और आयोटा इंटू आयोटा अगेन मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर विच इज आल्सो अगेन हम जानते हैं ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये आयोटा इंटू आयोटा जो माइनस हुआ है आयोटा स्क्वायर बन के ये इस टर्म से जो पहले वाला माइनस उससे मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। अब हमारे पास पूरी इक्वेशन में जो टेम्पोरल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है वो जस्ट कॉमन कर लिया जाएगा और कॉमन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन यू बन जाएगी। अच्छा इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा टेम्पोरल पार्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लिहाजा हमारे पास हम टाइम डिपेंडेंस फिलहाल ड्रॉप कर देते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेशल डिपेंडेंस जरा देखते हैं। तो हमारे पास बेटे वेव इक्वेशन जो कि पहले मौजूद थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब बेटे यहाँ पर दो केसेस किए जा सकते हैं। सपोज किया जा सकता है कि हमारे वेव फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में से ट्रेवल कर रही है। अगर ऐसा हो तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के लिहाज से कैसे कैसे मूव करेगा, किस स्पीड से मूव करेगा और क्या इंटेंसिटी वगैरह होगी, ये पैरामीटर्स हम फाइंड करना चाहते हैं। या फिर एक और इसका केस किया जा सकता है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी कंडक्टिव मीडियम में से गुजरेगा तो तब क्या रिलेशन होगा हमारे पास। तो बेटे सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए ये कहते हैं कि हमारे पास स्पेशल वेरिएशन देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की। जब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में से यानी जब हमारी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में से गुजरेगी तो तब हमारे पास कैसे प्रोपेगेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको देखना चाहते हैं। बेटे जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर यानी वैक्यूम के अंदर हमारे पास चार्जेस जीरो होते हैं। जब चार्ज जीरो है तो बेटे कंडक्टिविटी जिसको आपने जी से रिप्रेजेंट कर रखा है ये टर्म जीरो हो जाएगी। यानी अबव इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है इसकी लेफ्ट साइड की थर्ड टर्म आयोटा ओमेगा जी म्यू इनटू ई आर ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि जी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे और इससे जो प्रीवियस टर्म जो सेकंड टर्म है बेटे ऑन वो भी लेफ्ट साइड पर ही वहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम एंड म्यू की जगह म्यू नॉट यूज कर लेंगे। अब ये यूज करने के बाद अब हमारे पास हम जस्ट अपनी आसानी के लिए वन डायमेंशनल केस लेते हैं। वन डायमेंशनल केस में डेल स्क्वायर की जगह हम लोग डेरिवेटिव लिखेंगे डी स्क्वायर ई ऑफ जेड ओवर डी आई एम सॉरी यहाँ पर डी एक्स नहीं आ रहा था ये डी जेड था, डी जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू ई ऑफ जेड दिस। अब बेटे हम ये जानते हैं म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट ये 1 ओवर सी स्क्वायर की इक्वल होता है। ये कांस्टेंट है और ये 1 ओवर सी स्क्वायर की इक्वल है। तो बेटे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये बनेगा डी टू ई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इनटू ई ऑफ जेड।
अब ये जो टर्म आ रही है बेटे, ये ओमेगा स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। हम इन कांस्टेंट्स को फिलहाल के कह रहे हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास वेव नंबर बन गया। अब ये कैसे बना हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो के आ गया हमारे पास, के इक्वल्स टू ओमेगा ओवर सी के इक्वल पुट कर लीजिए। तो बेटे हमारी जो अब इक्वेशन है वो कुछ यूं लिखी जा सकती है, d2e ओवर डी जेड स्क्र प्लस के स्क्र ई ऑफ जेड। बेटे ये इक्वेशन अगर आप गौर करें, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका सॉल्यूशन फिर कुछ यूं लिखा जा सकता होता था, ई ऑफ जेड इक्वल्स टू ई नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड। अब बेटे इस इक्वेशन में ये जो ई नॉट नजर आ रहा है आपको, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। के यहाँ पर बेटे वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड बता रहा है अलोंग जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा बेटे, अब हमने ये जो यानी ये जो इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सॉल्यूशन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट स्पेस पर डिपेंड कर रहा है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस एज वेल एज टाइम पर डिपेंड करता है। हाँ, टेम्पोरल पार्ट थोड़ी देर के लिए हमने इग्नोर कर दिया था। आइए वापस लिखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा कंप्लीट जो वेव फंक्शन या पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी वो स्पेशल पार्ट इनटू टेम्पोरल पार्ट बनेगी। तो बेटे यही इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ लिख सकते हैं, ई ऑफ जेड टी इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आयोटा के जेड इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी। इस इक्वेशन के अंदर ई एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आयोटा के जेड ये स्पेशल डिपेंडेंस बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जबकि दूसरा जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी, ये हमारे पास टाइम टेम्पोरल डिपेंडेंस बता रहा है कि टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। अच्छा बेटे, अब देखिए जरा कि ऊपर वाली क्वेश्चन में से अबव इक्वेशन में से हम लोगों ने आयोटा को कॉमन ले लिया, ये क्वेश्चन 4 बन गई। बेटे ये कोई इस जैसी क्वेश्चंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रही है कि एक वेव है, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ई नॉट होगा और वो फ्रीली मूव कर रही है अलोंग जेड एक्सिस। वो जेड एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव जेड एक्सिस भी हो सकता है, और उसका वेव नंबर इस वेव का के है और उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेव प्रोपेगेट कर रही है। यानी यूं समझ लीजिए, जब फ्री स्पेस होता है तो फ्री स्पेस के अंदर हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर सकता है। हमने अपनी आसानी के लिए जस्ट जेड डायरेक्शन की प्रोपेगेशन ली थी, तो जेड डायरेक्शन में भी दो साइड्स आ जाएंगी, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आज़ाद है अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड पर वेव की फॉर्म में या साइनोसाइडल फॉर्म के अंदर प्रोपेगेट होता रहेगा। अब बेटे हमारी इसी क्वेश्चन 4 का अगर हम लोग एक्सपेंशन करें तो हमारे पास ये जो आ रही है टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा प्लस माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। बेटे इस इक्वेशन की एक्सपेंशन में दो पार्ट्स हैं। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल को जब ओपन करते हैं हमारे पास एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। हमने पहले भी कहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट रियल पार्ट को कंसिडर करेंगे तो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो लिहाजा हम जस्ट एक्सपोनेंशियल को ओपन करके जो इसका रियल पार्ट यानी जो कॉस कंपोनेंट होता है सिर्फ वो ले लेंगे। तो हमारे पास अब इक्वेशन यू बनेगी, ई ऑफ जेड टी इक्वल्स टू ई नॉट कॉस प्लस माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। इसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट था वो आना था हमारा अपना माइनस सॉरी प्लस आयोटा साइन, एंड ये एंगल सेम आना था। वो पार्ट हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इमेजिनरी पार्ट था। अच्छा बेटे, इस इक्वेशन के अंदर ये जो के आ रहा है बार बार इन अबव इक्वेशंस में, इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। बेटे बताता जाऊं, वेव नंबर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। यानी यूं कह लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन बी फिटेड इन यूनिट लेंथ मींस 1 मीटर स्पेस के अंदर या 1 मीटर डिस्टेंस में जितनी वेव्स फिट हो सकती हैं उन नंबर ऑफ वेव्स का नाम वेव नंबर है।
और हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और इसके यूनिट्स यहाँ से वो पर मीटर और पर सेंटीमीटर आते हैं। अच्छा बेटे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है आ रही है 4 और 5, इस इक्वेशन के अंदर k मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ। अगर इस यहाँ से देखिए k मल्टीप्लाई होकर z से हमारे एंगल की डायमेंशन दे रहा है, तो इसका मतलब अगर एंगुलर टर्म्स में देखा जाए तो k हमारे पास होगा 2 पाई ओवर लैम्डा। 2 पाई हमारा रेडियंस में होगा ओवर लैम्डा, तो इसके यहाँ से यूनिट्स है जो एंगुलर फॉर्म के अंदर या एंगुलर वेरिएबल्स की फॉर्म में हमारे पास वेव नंबर के यूनिट्स निकले आएंगे रेडियन पर मीटर और ये रेडियन पर सेंटीमीटर। आइए देखते हैं ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जिस पे हमने इतनी बहस की है कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बनी होती हैं। आइए, जो बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक वेव इक्वेशन को सॉल्व करके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपेगेट कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड की। फिर हम लोगों ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लेते हैं फ्री स्पेस में प्रोपेगेट कर रहा है और वो भी 1 डायमेंशन में, और उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी वगैरह को फाइंड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम ये जान पाएं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम अब स्पीड फाइंड करना चाहते हैं। तो बेटे आइए, उसके लिए हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन मौजूद हैं। हम जानते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है f इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई। यहाँ से हम लोग ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और हम वेवलेंथ को वेव नंबर्स की फॉर्म में अभी बता के हटाऊं लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर के या के इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ये भी जानते आए आज तक पढ़ते आए हैं कि के जो वेव नंबर है वो एक्चुअली रेशियो होता है ओमेगा ओवर सी। तो यहाँ से हम c जो कि स्पीड ऑफ द वेव है, लाइट के लिए हम c यूज कर रहे हैं। अगर कोई और वेव होती तो हम लोग v यूज करते, या फिर हमारे पास अगर मीडियम वैक्यूम ना होता तो हम c की जगह v यूज कर लेते। तो बेटे हमारे पास यहाँ ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को और के जो है वो वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों की वैल्यूज हमें पता है, हम जैसे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे पास क्लासिकल वेव इक्वेशन की फॉर्म बन गई, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये क्वेश्चन बता रही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो c यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोपेगेट करेगा। यानी वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फिक्स रहेगी जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी और उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। यानी वैक्यूम के अंदर कोई हर्डल नहीं है लाइट के लिए, और लाइट की ना इंटेंसिटी ना फ्रीक्वेंसी ना वेवलेंथ और ना स्पीड, कुछ कोई भी टर्म इनमें से चेंज नहीं होगी। आइए देखते हैं, अगर सपोज करें कि हमारे पास हमारी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से होती हुई किसी और मीडियम में प्रोपेगेट करने लगी है, तो तब देखते हैं कि उसकी स्पीड पर क्या डिफरेंस होगा। तो बेटे दोबारा से वही इक्वेशंस लिखते हैं कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ओमेगा ओवर 2 पाई एंड ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ। यहाँ से ही कि लैम्डा की वैल्यू 2 पाई बाय के और के की वैल्यू वही, ये चार इक्वेशंस वही पुरानी वाली हैं। हाँ, अब यहाँ से फर्क पड़ेगा कि जब हम लोग फ्री स्पेस की बजाय कोई और मीडियम की बात करेंगे तो किसी और मीडियम के अंदर जो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं तो उनकी स्पीड भी कम हो जाती है और उनकी वेवलेंथ भी रिड्यूस कर जाती है। आइए अब किसी और मीडियम के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेवलेंथ है, इस वेव की वेवलेंथ को लैम्डा एम से लैम्डा इन दैट मीडियम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा की बजाय लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास जो वेव नंबर होगा वो वेव नंबर भी अब के नहीं रहेगा, वो वेव नंबर चेंज होके हमारा के एम बन जाएगा, यानी वेव नंबर इन दैट मीडियम होगा। अच्छा बेटे, अब हमारे पास वेव नंबर की इक्वेशन जो कि पहले k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा थी, अब वो 2 के एम इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा एम बन जाएगी। यानी वेवलेंथ चेंज हुई तो साथ ही वेव नंबर भी चेंज हो गया। अगेन हम ये जानते हैं कि जो ओमेगा ओवर वी की रेशियो के एम की इक्वल हो गई। यहाँ एक चीज नोट करते जाइए, यहाँ हम लोगों ने सी की जगह वी यूज किया है। वो क्यों? किसी और मीडियम में फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो उस वक्त
हम लोग जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको c नहीं बल्कि v से डिनोट कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये v c के बराबर है या कम है या ज्यादा है, देखते हैं। तो v गोज टू ओमेगा ओवर के एम, एंड व्हाट इज के एम? ये बहुत सिंपल सा रिलेशन है जिसको स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन इन एनी मीडियम, यानी रेशो है दो स्पीड्स के दरमियान, लाइट की ही दो स्पीड्स के दरमियान दो डिफरेंट जगहों पर एक फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय किसी और मीडियम में। इसी तरह हम वेवलेंथ की टर्म्स में भी कह सकते हैं wavelength of light in free space divided by wavelength of same light in that medium, in a particular medium जिसकी बात की जा रही है, यानी lambda over lambda m इक्वल्स टू एन के। तो अगर बेटे ले यहाँ लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास वेव नंबर जो कि के एम आ रहा है उसकी वैल्यू भी आ जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपली ये बन जाती है, वेव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्वेश्चन से ही हम लोग ये कह सकते हैं के एम इक्वल्स टू एन के। इस इक्वेशन से हमें एक बात कंफर्म होती है कि अब के एम की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अबव इक्वेशन में, तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाय एन के। और हम ये जानते हैं ये जो ओमेगा बाय के आ रहा है ये तो c के इक्वल था, तो हम ये यहाँ वैल्यू पुट करें तो v इज इक्वल टू c बाय एन। तो ये बात क्लियर हो गई है, जो ही हमारी लाइट, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी वैक्यूम की बजाय किसी और मीडियम में ट्रैवल करेंगी, तो उस वक्त हमारे जैसे ही वो एंटर होंगी फ्री स्पेस से किसी और मीडियम के अंदर, तो उस मीडियम में एंटर होते ही हमारी स्पीड की, हमारी वेव की वेवलेंथ और हमारी वेव की स्पीड कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम हो जाएगी? जितना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम्स कम हो जाएगी। बेटे अभी तक हम लोगों ने किस चीज की बात की है? अभी तक हम लोगों ने बात की है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट कर रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपेगेट कर रहा है वो कहाँ से प्रोपेगेट कर रहा है? फ्री स्पेस के अंदर। आइए तो एक और दूसरा केस लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पेस में से नहीं बल्कि किसी कंडक्टिव मीडियम में से गुजर रहा है। तो अब हमारे पास जो ऊपर जो इक्वेशन बनी थी, जो वेव इक्वेशन हमारी फाइनल थी, वो उसको रीराइट करते हैं। वो हमारे पास रीराइट कर ली, ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके अंदर से पहले तो हमने फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी जी को जीरो कह दिया था, अब आप जीरो नहीं कह सकते क्योंकि अब आप कंडक्टिव मीडियम में हैं। फ्री स्पेस की बजाय किसी और मीडियम में देख रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपेगेट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जाएगी। तो हमारे पास हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड टर्म में से ई को इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कॉमन कर लेते हैं। तो स्पेशल पार्ट को कॉमन कर लिया। अब हमारे पास दो केसेस आ गए। नंबर वन, पहला केस ये बनेगा कि हमारे पास जिस मीडियम में से लाइट प्रोपेगेट करने लगी है उस मीडियम की कंडक्टिविटी काफ़ी लो वैल्यू रखती है। और दूसरा केस ये बन जाएगा जिस मीडियम में से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करने लगेगी उसकी कंडक्टिविटी, उस मीडियम की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आइए दोनों केसेस को बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट केस को देखिए। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास कि सपोज कर लें कि इफ जी इज वेरी स्मॉल, यानी कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम इज वेरी स्मॉल। अगर ये टर्म जी बहुत स्मॉल हो, किसकी निस्बत? ये जो दूसरी टर्म हमारे पास है ओमेगा और एप्सिलॉन वगैरह के, तो बेटे इस ये जो हम फिजिक्स में जो वेरी स्मॉल टर्म है उसको इग्नोर कर सकते होते हैं। यानी हमारी कंडीशन है जी इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन। अगर इन दो टर्म्स की निस्बत ये दो जी की वैल्यू वेरी स्मॉल आ रही हो तो हम ये जी की टर्म को इग्नोर कर देंगे। अगर इग्नोर कर देंगे तो आप ये जान सकते हैं ये तो वही बन गए जो हमारा केस नंबर 1 था। तो अभी जिसके मतलब हमने इतना डिस्कशन किया है, यानी ऐसा मीडियम जिसकी कंडक्टिविटी तकरीबन जीरो है, यानी थोड़ी बहुत अगर वो कंडक्शन करता भी है तो अप्रोक्सीमेटली उस मीडियम के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपेगेशन बिल्कुल उसी तरह की होगी जिस तरह हमारे फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट कर रहा था। आइए दूसरे पार्ट की तरफ देखते हैं कि हमारे पास ऐसे मीडियम की बात की जा रही है जिसमें कंडक्टिविटी यानी जी की वैल्यू वेरी लार्ज है। अब जब जी की वैल्यू हमारी लार्ज हो जाएगी, वेरी लार्ज होगी एज कम्पेयर टू ओमेगा ई, तो अब हमारी जो सेकेंड टर्म थी, मैं रिपीट ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये लीजिए, ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गई दोबारा।
इस वेव इक्वेशन के अंदर अगर g की वैल्यू वेरी हाई हो जाए ओमेगा c की निस्बत, तो जो स्मॉलेस्ट टर्म है उसका स्केयर लेके वो मजीद स्मॉल हो जाएगी, यानी सेकंड टर्म वो मजीद स्मॉल, उसको अब हम इग्नोर कर सकते हैं और हमारी इक्वेशन अब यूं बन सकती है d2e/dz² प्लस आयोटा ओमेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म्स रह जाएंगी, सेकंड टर्म को हम इग्नोर कर देंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो सेकंड टर्म है वहाँ आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर आ रहा है। सपोज हम इस इमेजिनरी नंबर के रियल पार्ट को देखते हैं। हम जानते हैं हर इमेजिनरी नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक रियल भी है और दूसरा इमेजिनरी भी। तो हम लोग इसके रियल पार्ट को जरा देखते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि आयोटा ओमेगा की जगह हम एक नया नंबर सब्स्टिट्यूट अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा सब्स्टिट्यूट करते ही मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी d2e/dz² प्लस अल्फा g म्यू e ऑफ z इक्वल्स टू 0। बेटे अब ये जो टर्म आ जाएगी कौन सी, ये जो सेकंड टर्म में अल्फा g और म्यू, ये सारे को आप कह सकेंगे ये k स्क्वायर के इक्वल है। और दोबारा से हमारे पास बेटे वही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने जान सकते हैं E इज इक्वल टू आर टी ई रेज टू पावर ऑफ आर ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, यानी इस जैसा सॉल्यूशन आ जाएगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। अच्छा बेटा, ये जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर ई ऑफ आर तो बता रहा है स्पेशल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेशल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट वैसा ही रहा है जैसा हमारे पास पहले केस के अंदर था। मींस जिस तरह जितना हमारे पास जो स्पेशल डिपेंडेंस है वो उसी तरह की रही है, लेकिन जो टेम्पोरल डिपेंडेंस है उसमें हमारे पास माइनस अल्फा की टर्म आ रही है। ये जो टर्म है ये बता रही है कि जूं जूं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी किसी कंडक्टिव मीडियम में, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो उस मीडियम में एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। यानी उसका उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो वो साइनोसाइडली मूव करता हुआ कंडक्टिव मीडियम में से जब गुजरने की कोशिश करेगा, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता जाएगा। यानी हमारा जब भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी कंडक्टिव मीडियम में से गुजरने की कोशिश करेंगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस मीडियम में एब्जॉर्ब होती चली जाएंगी। ये थी अबव इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा बेटे, हम अब यहाँ से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास दो तरह का बिहेवियर आ रहा है। नंबर वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या पास कर जाएंगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फौरन एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये इन दोनों के दरमियान ट्रांजिशन, यानी पहला स्टेप क्या है, पहला केस हमारे पास था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी हिंड्रेंस मूव कर जाएंगी कि ऐसे मीडियम में से जिसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है या वेरी लो है। और दूसरा केस था हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस मीडियम में फौरन अब्जॉर्ब हो जाएंगी जिस मीडियम की कंडक्टिविटी हाई है। तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री लाइन इन दोनों स्टेट्स के दरमियान एक है, वो बहुत बिल्कुल विदाउट एनी हिंड्रेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता रहेगा, प्रोपेगेट करता रहेगा सेम इंटेंसिटी सेम एम्पलीट्यूड के साथ, और दूसरा है कि फौरन अब्जॉर्ब हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान की जो बॉर्डर लाइन सिचुएशन है वो तब होगी जब हम कहेंगे जी कंडक्टिविटी, जिसको हम जी कह रहे हैं, जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन। यानी आपने कहा था कि पहले केस में कहा है कि जी इज वेरी लेस देन म्यू एप्सिलॉन, तब हमने जी की टर्म्स को, थर्ड टर्म जो वेव इक्वेशन की थी वो उसको इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे केस के अंदर जब ज्यादा कंडक्टिव मीडियम आया तब हमने कहा जी इज मच ग्रेटर देन म्यू एप्सिलॉन। अब हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं, जी इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कंडक्टिविटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है म्यू इंटू सॉरी म्यू कह दिया, एप्सिलॉन ओमेगा इंटू एप्सिलॉन के इक्वल। अच्छा बेटे, यहाँ से ही ओमेगा देखिए, ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, जी ओवर एप्सिलॉन, और इस जी ओवर एप्सिलॉन को ही हम लोग अल्फा कह रहे हैं फिलहाल। और ये अल्फा जो है वो 1/TC यानी रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल होगा। अभी आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई होगी कि रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल कैसे होगा।
तो आइए रिलैक्सेशन टाइम को, जो कि हमारा इस वक्त केस तो नहीं था, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम कैसे आ सकता है और रिलैक्सेशन टाइम फिजिकली क्या सिग्निफिकेंट शो करता है। फिर बाद में आगे इसको डिफाइन भी करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम, ये देखिए, हम जानते हैं ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है J इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ई। एक चीज बताता जाऊं, ऊपर वाली इक्वेशंस के अंदर G मैंने कंडक्टिविटी ली है और यहाँ से सिग्मा को मैं कंडक्टिविटी कह रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप सिग्मा की जगह G स्मॉल g भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बेटे, हम ये भी जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये कहती है डेल डॉट J इक्वल्स टू माइनस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। हम यहाँ से ये जो J की वैल्यू होम्स लॉ से आई थी वह सिग्मा इंटू ई ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि सिग्मा यानी कंडक्टिविटी एक कांस्टेंट है, लिहाजा वो डेल से बाहर आ जाए, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। ये क्वेश्चन बनेगी सिग्मा इंटू डेल डॉट ई इक्वल्स टू माइनस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। बेटे इसी क्वेश्चन को हम इक्वेशन नंबर 1A का नाम दे देते हैं। तो इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है वहाँ डेल डॉट ई नजर आ रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू हम लोग मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं जब हमारे पास सोर्सेज मौजूद हों, यानी हमारे पास कंडक्शन की चार्जेस वगैरह मौजूद हों, तो डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म बनती है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की। अब हम लोग डी और ई को भी जानते हैं कि डी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट करंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में यूं रिलेट किए जाते हैं। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी की जगह पर बेटे एप्सिलॉन ई पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन क्योंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर और रीअरेंज करते हुए हम लोग रो पर डिवाइड कर सकते हैं। तो रो ओवर एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल डॉट ई। अब बेटे ये देखिए, ये जो वैल्यू आ गई है डेल डॉट ई की, इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दीजिए। तो मेरे पास आएगी सिग्मा इंटू रो ओवर ई इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। बेटे रीअरेंज कीजिए, शाबाश। रो वाली टर्म्स एक तरफ और टाइम वाली टर्म्स एक तरफ ले आइए। तो ये बनेगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इनटू पार्शियल टी इक्वल्स टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी, पार्शियल रो ओवर पार्शियल रो ओवर रो। तो बेटे आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कीजिए, तो हमारे पास अब बखूबी जानते हैं कि जो हमारी राइट साइड है वो नेचुरल लॉग ऑफ रो आ जाएगा विद सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी होते हैं, इनकी वे कंडीशन, इनकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन पे फाइंड करते हैं। बाउंड्री कंडीशन ये है हमारे पास के जब अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करना स्टार्ट की थी, यानी टाइम हमारा जीरो था, उस वक्त हमारे पास उस मीडियम की कंडक्टिविटी वेरी हाई थी, यानी मैक्सिमम थी। तो जब टी जीरो था तब हमारे पास रो गोज टू रो नॉट था। तो ये अगर वैल्यू अब इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी सी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ऑफ रो नॉट। अब इस वैल्यू को अगेन सब्स्टिट्यूट कीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में। तो बेटे इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी कुछ यूं। अब इस टर्म के अंदर से माइनस कॉमन कर लीजिए। इस इक्वेशन में जो राइट साइड है माइनस को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरी साइड पर इक्वेशन के, और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोग लॉग को खत्म करना चाह रहे हैं ना, नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल लेते सर हमारे पास ये टर्म जो कि सिंप्लीफाई होकर आ जाती है। तो बेटे ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ये जो टर्म है ये 1 ओवर टी सी, या टी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर सिग्मा या एप्सिलॉन ओवर जी जो ऊपर यूज करते हैं, इसको कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए इसकी डायमेंशंस टाइम वाली हैं। अगर बेटे सपोज कर लें कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर हमारा टाइम रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल हो जाए, यानी स्मॉल टी की वैल्यू हम लोग टी सी की पुट कर दें, ये कैंसिल होने के बाद एक्सपोनेंशियल की पावर -1, और इस -1 पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करें तो 0.37 या 37% रहती है। तो मीन्स रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है बेटे
जिसमें हमारे डेंसिटी ऑफ चार्जेस 63% रिड्यूस हो जाए, या यूं कह लीजिए हमारे मीडियम, हमारे सर्किट, हमारे किसी भी जो भी हमारा केस लिया जाएगा अंडर कंसिडरेशन होगा, उस केस के अंदर जो हमारा चार्ज, हमारा करंट या कोई और फिजिकल क्वांटिटी अगर रिड्यूस 63% रिड्यूस हो जाए तो उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगेन मैं बोलता हूँ कि रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली वो टाइम है जिसमें जब कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, हम रो ले रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 63% रिड्यूस हो जाए उसकी मैक्सिमम वैल्यू या इक्विलिब्रियम वैल्यू की निस्बत, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम लेते होते हैं। तो बेटे अब इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी वहाँ रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कुछ याद, हमने कहा था कि टी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर सिग्मा या एप्सिलॉन ओवर जी, ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है। ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी किसी मीडियम में से प्रोपेगेट होंगी, उस प्रोपेगेट होने की वजह से उन इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी प्रोपेगेट कर रही है, जब उसका एम्पलीट्यूड 63% कम हो जाएगा या सिर्फ 37% रह जाएगा, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को वेव इक्वेशन के मुतालिक अगर कुछ नो हाउ होगी बेटे। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।